तो दोस्तों मार्केट की हालात को देख करके मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा। लगता है कि बाज़ार कुछ खफा है, लगता है कि बाज़ार कुछ खफा है, अरे छोड़िए साहब कौन सी पहली दफ़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम समरी की बात करें तो इन्हीं दो लाइनों में सारी समरी आप पा सकते हैं। कायदे से इस वीडियो में हम आज के दिन बात करेंगे कि मार्केट वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से गिर रहा है, और उन रीज़न्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि रीज़न तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। इंटरेस्ट रेट हो गया, रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि आप अगर डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक मुझे लगता है एक बार नहीं 100 बार आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मार्केट में जो पैसे बनने थे वो बन चुके हैं। अब यहाँ से अगर लॉस बुक करके भी निकल जाएं तो ज़्यादा समझदारी है। लेकिन उन रीज़न को डिटेल में हम डिस्कस करने से पहले एक बार निफ्टी का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अगर हम डो जोन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 14.69% का डाउनफॉल हो चुका है उसमें। निफ्टी की बात करें तो ये लगभग 12.9% ही अभी तक गिरा है, अगर करंट मार्केट लेवल 16,200 की बात करें तो। लेकिन मंडे के दिन इसमें गिरावट होगी और हो सकता है कि ये डो जोन्स को वहाँ पे सरपास कर जाए, क्योंकि निफ्टी का फर्दर अभी जो सपोर्ट है वो 16,200 का है और यहाँ पे निफ्टी टिका हुआ है। इसका जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो 16,000 के आसपास निकल के आएगा। 16,000 पर इसका अगला सपोर्ट होगा, जो कि हो सकता है कि मंडे को ब्रीच कर जाए, ओपनिंग सेशन में ही ब्रीच कर जाए, नहीं तो बाद में कर सकता है। इसके फर्दर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे 15,750 का, और उसके बाद एक अगला सपोर्ट निकल के आएगा यहाँ पे 15,650 का। एंड अल्टीमेट यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें, जो कि 52 वीक मेरे ख्याल से लो हो जाएगा निफ्टी का, वो हो जाएगा 15,500 का। करंट सिनारियो में अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे 18,600 का इसने हाई लगाया था, फिर 18,350 का, यहाँ पे 18,100 का, फिर उसके बाद यहाँ पे लगभग 17,400 समथिंग के बाद। तो ये जितने भी इसके हाईज़ हैं अगर आप देखेंगे निफ्टी के, तो ये लोअर हाईज़ ही बनते आए हैं। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे लोज़ की बात करें तो 17,000 पर एक सपोर्ट लिया था, फिर 16,500 पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद 16,000 पे सपोर्ट लिया। तो ये जो लोज हैं ये लोअर हाइज और लोअर लोज के यहाँ पे कुछ इस तरीके के ट्रेंड बन रहे हैं, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव चैनल में जो है तो निफ्टी फॉलो करता हुआ हमें दिख रहा है। अब जो मार्केट के सामने चैलेंज है वो है अपकमिंग रिसेशन। रिसेशन अभी आया नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी सारे एनालिस्ट मान रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है। तो हम देखेंगे वो रिसेशन होता क्या है और उससे स्टॉक मार्केट कैसे इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इससे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ना है, और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड हमने कई बार सुना है कि इसके जो रेट्स हैं, यील्ड्स है, जब बढ़ती है तो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्यों होता है। फिलहाल मार्केट में ये कार्टून काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ये फेड के जेरोम पावेल हैं, और यहाँ पे इनके सामने चूंकि अभी नया इंटरेस्ट रेट का डाटा माफ़ कीजिएगा, नया इन्फ्लेशन का डाटा आया है यूएस में, जो कि 8.6% का इन्फ्लेशन मई के मंथ में रहा है, हाईएस्ट एवर इन 40 ईयर्स। मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा था इसे 8.3%, जो कि काफ़ी ज़्यादा आया है कंपेरिजन एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पे फेड के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंटरेस्ट रेट अगर वो सिंपली तरीके से हाइक करेंगे 50 बीपीएस, तो भी शायद इस इन्फ्लेशन को कर्व करने में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा हाइक किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो एक नई समस्या पैदा होती है, वो है रिसेशन की। जब भी रिसेशन की बात आती है तो लोग उसे एज अ डिप्रेशन लेते हैं, लेकिन रिसेशन हर बार एक डिप्रेशन नहीं है, बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट। लेकिन हाँ, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जो कि रिसेशन ही था, और उस समय पर अगर हम बात करें जीडीपी की, तो यूएस की जो जीडीपी थी वो ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। ये समय था 1929 का, और वो था ग्रेट डिप्रेशन, उसे बोला गया था द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब बात करते हैं कि रिसेशन क्या है। जब दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में इकोनॉमिक डिक्लाइन आता है, या फिर जीडीपी में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जीडीपी में डिक्लाइन होना है, ना कि जीडीपी ग्रोथ में। फिलहाल अगर हम इंडिया के पिछले साल के क्वार्टर का अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें तो आप देखेंगे 20.3% था। ये इसलिए था क्योंकि एक लोअर बेस बना था जब इकोनॉमिक हमें लॉकडाउन देखना पड़ा अपनी कंट्री में, तो उस समय सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टॉप हो गई थी, और फिर उसके बाद जब नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये लोअर बेस की वजह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो क्वार्टर 1 में 20.3% थी, क्वार्टर 2 में 8.5%
परसेंटेज, क्वार्टर 3 में 5.4% और क्वार्टर 4 में 4.1% की जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली है। यानी जीडीपी अभी हमारे देश की डिक्लाइन नहीं हुई है, ग्रो कर रही है। ऑल्दो ये जो ग्रोथ है ये डिक्लाइन हुई है और पिछले साल का ऑन एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ देखें तो 8.7% रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब जीडीपी हमारी बढ़ रही है, उसमें ग्रोथ है, तो फिर सभी एनालिस्ट जो है रिसेशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि आखिर रिसेशन स्टार्ट कैसे होता है। इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, ये हमने देख लिया है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। आरबीआई ही नहीं, जितने भी वर्ल्ड में जो फेड्स हैं तो वो सब जो है तो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा कि डिमांड कम होगी। क्यों डिमांड कम होगी? उसका रीज़न ये है कि जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो कैपेक्स जो है तो यूजली कैपेक्स के लिए कंपनियां बोरोइंग करती हैं। हम लोग भी यूजली जो है तो अभी इंटरेस्ट रेट अगर होम लोन की बात करें 6.5% तक गया था मिनिमम। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर तो 8.5% पे पर्सनल लोन भी मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और ये जो है तो काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे लोन लेने की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब कंपनीज की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है रिसेशन की। जब अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा तो डिमांड और भी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। वहाँ पे जब डिमांड और कम होगी तब इन्फ्लेशन जो है आपको और भी नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी और कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे पैसे नहीं हैं। फिर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे किया था उन्होंने, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया था ताकि लोग पैसा खर्चा करें। पैसे नहीं हैं तो बैंक से ईजिली वो पैसा ले पाएँ और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर पाएँ। फिर जब इंटरेस्ट रेट वापस से कम होगा तो डिमांड फिर से बढ़ेगी, फिर से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इस तरीके से हम आउट ऑफ द रिसेशन आते हैं। फिर जीडीपी में ग्रोथ आती है और फिर से डिमांड बढ़ती है और फिर से आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये एक पूरी साइकिल है। ये देखिए होना ही होना है, ये इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है और ना ही इतना इजीली कोई इसे फोरकास्ट कर पाता है। अगर आप इन्फ्लेशन के डाटा को देखेंगे पिछले 40 साल का, तो आप देख सकते हैं 1981 के आसपास ये लगभग 8% के आसपास था और अभी फिलहाल जो है तो ये 8.6% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन के अगर आप डाटा को देखेंगे ये ऊपर नीचे होता रहता है। इन्फ्लेशन जब यहाँ पे बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन नीचे आता है, फिर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। इनफैक्ट ये रिसेशन का टाइम था जो मैंने बोला था, अभी चार्ट में दिखाया था, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन निगेटिव में चला गया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कोविड का लॉकडाउन लगा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी और इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जीरो आ गया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो एंड सडन यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। और उसमें एक दूसरा जो रीज़न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हुई है वर्ल्ड में। स्पेशली अगर हम बात करें तो यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हुई है और पब्लिक में वो पैसा बांटा गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है तो वो स्टॉक मार्केट की ही तरह सप्लाई और डिमांड का एक बैलेंस होता है। जहाँ ये अनबैलेंस हुआ तो वहाँ पे इन्फ्लेशन आपको सर्ज करता हुआ देखने को मिलेगा। सप्लाई की बात करें, यहाँ पे मनी प्रिंटिंग करके जो मनी की सप्लाई की गई है इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, ना कि डिमांड की। ऑल्दो डिमांड भी बढ़ा है नो डाउट, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो यहाँ पे सप्लाई की वजह से है। सप्लाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनी प्रिंटिंग की गई है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। आखिर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो मार्केट क्यों गिरता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों जाता है, ताकि वहाँ पे डिमांड को कम किया जा सके, डिमांड को वहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है मनी की सप्लाई को मार्केट में कम किया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है जब बढ़ाया जाता है तो कंपनीज कैसे उससे अफेक्ट हो जाती हैं। अगर यहाँ पे आपने हमारा एक शॉर्ट्स देखा होगा, मैंने डाला था चाय वाले के ऊपर कि वो कैसे प्रॉफिट बनाता है। आप अगर उसको नहीं देखें एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का वीडियो है, सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो डेट कंपनियां ली हुई होती हैं तो उनका वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है
वो घट जाता है और कंपनी का चूंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट गया है इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ऑल एंड ऑल अगर कहें तो कंपनी की वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, कंपनी के ईपीएस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और जब ईपीएस कम हो जाएगा तो पी जो है किसी भी कंपनी का वो बढ़ जाता है। तो मार्केट किसी भी चीज़ को पहले से ही एडजस्ट करना शुरू कर देता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो वो मार्केट जो है उनके प्राइस को गिराना शुरू कर देता है ताकि पी जो है वो बैलेंस रहे, या फिर अगर स्टीप राइज होता है इंटरेस्ट रेट में तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस को गिरा करके मार्केट पहले से ही पी को थोड़ा और ज़्यादा सस्ता कर देता है। यहाँ पे आप इसे फ्लो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो घट जाती है, ईपीएस घट जाते हैं, पी रेशियो बढ़ जाता है, तो उस प्राइस को एडजस्ट करने के लिए मार्केट जो है तो स्टॉक के प्राइस को गिराता है ताकि पी को एडजस्ट किया जा सके। दूसरा रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पे स्टॉक्स में गिरावट क्यों होती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डिमांड घट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बोरोइंग कैपेसिटी जो है तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और जब डिमांड घट जाएगी तो कंपनीज के काफ़ी सारे ग्रोथ प्लान होते हैं कि वो इसका कैपेक्स करेंगे या इसका जो है तो एक्विजिशन करेंगे। उन सारी चीज़ों के लिए कभी कभी बैंक जो है लोन लेते हैं, तो वहाँ पे उनका जो ग्रोथ प्लान है वो पोस्टपोन हो जाता है, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स में सेंटीमेंट जो है तो वो नेगेटिव हो जाता है। और यही दो रीज़न है मेनली कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमें स्टॉक्स में या मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अगला है बॉन्ड यील्ड। कई बार हम सुनते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया इसलिए मार्केट गिर गया, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो जाती है। एक्चुअली बॉन्ड यील्ड का जो है तो वो रिसेशन के साथ एक क्लोज रिलेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशली बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब जब इन्वर्जन होता है बॉन्ड यील्ड में तब तब यहाँ पे एक रिसेशन की शुरुआत होती है। और ऐसा अगर हम डाटा की बात माने तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1990 से अगर देखा जाए तो 28 टाइम्स ऐसा हुआ है कि बॉन्ड यील्ड कर्व में इन्वर्जन देखा गया है, और उसको 22 टाइम्स जो है तो रिसेशन ने फॉलो किया है। ऑल्दो इन दोनों ट्रेंड में लैग होता है, और वो जो लैग है वो लगभग 6 से 36 मंथ का एक लैग वहाँ पे देखा गया है। चलिए, अब सवाल आ रहा होगा कि चलिए ठीक है बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हुआ, रिसेशन हुआ, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्यों इस बॉन्ड यील्ड की वजह से रिसेशन आने लगते हैं, स्टॉक मार्केट में गिरावट होने लगती है। तो इसको हम समझते हैं। यूजली क्या होता है कि 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का जो यील्ड मतलब होता है रिटर्न, अगर आपको नहीं पता हो तो वो मैं बता दूं। यूजली क्या होता है 2 ईयर बॉन्ड यील्ड के जो मतलब बॉन्ड जो के रिटर्न्स होते हैं वो 10 ईयर बॉन्ड के रिटर्न से कम होते हैं, और ये कर्व का इन्वर्जन स्टार्ट होता है जब यहाँ पे आपके 2 ईयर के बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग जाते हैं एज कंपेयर टू 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब आप खुद ही सोचिए कि जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हो, कंपनी को प्रॉफिट कमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो, उसमें में भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हों आरबीआई के द्वारा, और वहाँ पे कंपनी के जो ईपीएस हैं वो डाउन हो रहे हों, तो ऐसे में इक्विटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए हो जाता है 2 ईयर बॉन्ड डील, जहाँ उनको एक फिक्स्ड ऑलमोस्ट 7% के आसपास रिटर्न मिलते हैं, जहाँ मार्केट में फिलहाल अनसर्टेनिटी है। 12% के CAGR लॉन्ग टर्म में होते हैं, बट फिलहाल 1 साल की बात करें, 1 साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिटर्न कुछ खास नहीं बने हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर जो हैं, FIIs जो हैं, तो यूजली इसीलिए अपना जो मनी है वो यहाँ इक्विटी से निकाल करके पंप करते हैं बॉन्ड यील्ड में, और इसीलिए जब भी ये बॉन्ड यील्ड बढ़ती है आपने देखा होगा मार्केट में गिरावट होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहाँ से इक्विटी में पैसा निकाल के और यहाँ पे बॉन्ड्स में लगाते हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इन्फ्लेशन पहली बार नहीं बढ़ा है, वो जब बढ़ता भी है तो उसको कंट्रोल करके नीचे भी लाया जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी हैं तो वो फिर बाद में घटते भी हैं। और रही बात रिसेशन की, तो ऑल्दो ये अभी तक आया नहीं है, बट एनालिस्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्टीप रेट से अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को अगर हाइक किया गया तो इन्फ्लेशन के चांसेस हैं। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इन्फ्लेशन माफ़ कीजिएगा, अगर रिसेशन आता है तो वो जाएगा भी, बिकॉज इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। और इसीलिए मार्केट में बोला जाता है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ये भी बात सही है कि मार्केट जितना गिरता है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बाउंस बैक करता है। तो नो डाउट अगर आपकी म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है या फिर आप
स्टॉक में भी SIPs कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डेफिनेटली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से वहाँ पे उसको स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। जब एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहाँ पे एक छोटी सी SIP कीजिएगा। ध्यान रखिएगा SIP जो करना है छोटा ही करना है, क्योंकि मार्केट की ये जो गिरावट है, अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए हैं, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 मंथ या 3 मंथ तक आपको ये कहानी जैसी की तैसी ही मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा वहाँ पे स्टॉक्स को अच्छे अच्छे प्राइस में लेने के लिए। इसीलिए पूरा फंड वहाँ पे एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी अमाउंट में छोटी छोटी क्वांटिटी आराम से पेशेंस के साथ लेते रहिए। और जी हाँ, मार्केट में पैसा उन्हीं का बनता है जो यहाँ पे टिके रहते हैं। ये मैं स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि बात करते हैं TCS की, टाटा एंड सन्स की बात करते हैं। क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या वो अपनी कंपनी बेच के चले जाएंगे? नहीं। यहाँ पे हम बात करें RK दमानी जी की, जिनकी डीमार्ट में होल्डिंग है, क्या वो इस तरीके से मार्केट में गिरावट होता है, कोविड का जिस तरीके से फॉल होता है, तो क्या वो अपनी कंपनी डीमार्ट को बेच के चले जाते हैं? नहीं, वो अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ होल्डिंग। तो दोस्तों, आई होप कि आज के वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।